नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू लगाना यानी कि प्रीवियस ईयर के सवालों को लगाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आज हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका 9 सितंबर वाले पेपर का थर्ड शिफ्ट के सारे सवालों को करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास में शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिएगा। सभी सवालों को करने का एक बेहतरीन अप्रोच आपको बताया जाएगा, एक स्मार्ट तरीका आपको बताया जाएगा जिस तरीके से आप सवालों को लगाने का बेहतरीन अप्रोच सीख पाएंगे और सही से समझ पाएंगे उसको, और लगाने का तरीका एकदम नए अंदाज में होने वाला है। इसलिए क्लास में शुरू से अंत तक जुड़े रहना है आपको। देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल। और क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल। बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर आप इसको ऑप्शन से करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये होगा। सवाल कह रहा है दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं यानी कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है ना, जिनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट आपको दिया गया है 306 के बराबर। हमारे पास दो नंबर है, यहाँ पे दो नंबर हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, यहाँ पे 306 के बराबर है ना, 306 के बराबर है। दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी? अच्छा, संख्याएं तो लगातार हैं है ना, जैसे 3 4 हो गया, या फिर 11 12 हो गया, या फिर 25 और 26 हो गया। इस तरीके से लगातार दो संख्याएं है ना, उनमें से बड़ी संख्या पूछी गई है। ठीक है, अब आपके ऑप्शन पे चलिए। यहाँ पे देखिए, अगर ये हमारा आंसर है, मतलब 31 हमारा बड़ा संख्या है, तो इससे पहले छोटा होगा। छोटा कौन सा होगा? ये 30 हो जाएगा। तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 306 आएगा? यूनिट डिजिट से इस काम को करिए। 0 इंटू 1 कितना आएगा? 0 आना चाहिए, जबकि आ नहीं रहा है, तो मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। इस तरीके से अगर 19 हमारा बड़ा ऑप्शन, बड़ा नंबर होता है, तो इससे छोटा एक और नंबर होना चाहिए। कौन सा? 18 होना चाहिए। तो 8 और 9 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 72, जबकि हमें यूनिट डिजिट चाहिए कितना? 6 चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। ये लगाने का तरीका है, ये सोचने का तरीका है यहाँ पर, है ना। देखिए, फिर इसके बाद अगर 18 को लेते हैं, तो 18 को अगर लेंगे तो इससे छोटा एक और नंबर होना चाहिए। कौन सा? 17। तो 8 और 7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, जो कि यहाँ पर हमारे पास मिल भी रहा है। अच्छा, ये तो हो सकता है, अब इसको भी चेक करना ज़रूरी है। ये 6 है ना, तो मतलब 36 है। 36 से पहले कौन सा नंबर होना चाहिए? 35 होना चाहिए। तो 36 और 35, 5 छक्के 30, यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए, जबकि यहाँ नहीं है। तो मैच कौन कर रहा है हमारे इस कंडीशन के हिसाब से? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल करवाने वाले हैं दोस्तों, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। यही सवाल आपके रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ये सवाल पक्का है कि आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो सवाल है सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, इसमें आपको पेन उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट जानते हैं, तरीका जानते हैं, तो ये सवाल ओरली बन जाएगा 5 सेकंड के अंदर। क्या बोला गया है? यदि 400 की राशि 6.5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली जाती है, तो SI निकालना हमें, यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। चाहे तो फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? SI का फॉर्मूला यहाँ पे PRT/100। P मतलब मूलधन, R मतलब रेट, और T मतलब टाइम, डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ओरली अगर लगाना चाहे तो क्या होगा? देखिए, यहाँ पर एक साल में 4% ब्याज बना, तो हमारे पास 6.5 साल है। 6.5 साल इंटू 4% करिए, यानी कितना बन जाएगा टोटल? यहाँ पे 6.5 का डबल 13, 13 का डबल 26, यानी 6.5 का गुना 4 से करेंगे तो 26% आएगा। मतलब 6.5 साल में कितना ब्याज बन जाएगा? 4% के हिसाब से 26% बन जाएगा। तो 26% किसका निकालना है? 400 का, मूलधन का। तो मूलधन का यहाँ पे यानी कि 400 का 26% निकाल लेंगे, है ना। परसेंट हटाते हैं, परसेंट को अगर हटाएंगे तो ये कट जाएगा। 26 गुणे 4 104 आ जाएगा, यानी 104 रुपये यहाँ पर ब्याज बनेगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना, आगे चलिए यहाँ पर सवाल नंबर 3 देखते हैं, जो कि बहुत ही तगड़ा सवाल है, टाइम एंड वर्क का है। 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 17 दिनों में बिछा सकता है कौन? ए यहाँ पर, और बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य केवल 2 दिनों में पूरा कर लिया। सी अकेले यह कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? देखते जाइए। यहाँ पे ए जो है कितने दिन में काम कर पा रहा है? यहाँ पर 17 दिन लगा रहा है।
बी की बात की जाए अगर, तो बी कितना दिन लगा रहा है यहाँ पर, 12 दिन लगा रहा है ना। जबकि सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य केवल 2 दिन में पूरा कर लिया। मतलब ए बी सी तीनों मिलकर अगर काम करें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए प्लस बी और प्लस सी ये तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लीजिए, है ना। ये ऐसा समझ लीजिए कि कितने किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं ये लोग, है ना। देखते जाइए, तो क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए सब का एलसीएम ले लेंगे। 17, 12 और 2 का एलसीएम, 12 और 2 का एलसीएम तो 12 आ जाएगा। 12 × 17 करना पड़ेगा क्योंकि 12 और 17 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो 12 और 17 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 17 दूना 34 का यहाँ पर हो जाएगा 4। फिर इसके बाद अपने सामने कितना होगा, यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, तो 17 × 17 और 3 यहाँ पे 20 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 204 हो गया। ठीक है, ये टोटल वर्क है। इफ़िशियंसी निकालिए, 204 डिवाइड बाई 17 अगर करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 12 × 17 ही तो 204 हुआ था। 17 से डिवाइड कर दीजिए तो 12 बचेगा। अच्छा, 204 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। 204 डिवाइड बाई 2 करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। ये 102 आ गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। इफ़िशियंसी, अब देखिए तीनों की टोटल इफ़िशियंसी कितनी है, मतलब तीनों मिलकर टोटल कितना काम कर रहे हैं, 102 यूनिट। जबकि ए और बी, ए 12 यूनिट, बी यहाँ पे 17 यूनिट काम कर रहा है ना। तो देखिए 12 और 17 कितना हो जाएगा, ये दोनों का मिलाकर यहाँ पर 29 यूनिट काम हो गया। टोटल 102 यूनिट तीनों का 102 है, उसमें से 29 को घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा, हमें सी का मिल जाएगा। तो सी की इफ़िशियंसी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 102 में से 29 घटाइए। देखिए 2 में से अगर इसको देखें तो 12 में से 9 गया तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ बचा 9 में से 2 गया 7, 73 आ गया। सी जो है काम करता है 73 यूनिट एक दिन में, इफ़िशियंसी उसकी इतनी है। अब हमारे पास देखिए सी अकेले यह काम, कौन सा काम, 204 यूनिट काम, मतलब 204 किलोमीटर ट्रैक बिछाना है एक दिन में। वो 73 किलोमीटर ऐसे बिछा ले रहा है ना। तो कितना दिन लग जाएगा टोटल। अब इसको ऐसे मत करिए, आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, या फिर कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 73 से 2 बार जाए, क्योंकि 73 का अगर 3 बार ले जाएंगे हम लोग, 73 का 3 बार ले जाएंगे तो 210 के पार चला जाएगा, है ना, मतलब 220 के करीब आएगा। जबकि ये 204 ही है, यानी कि 2 बार भाग जाएगा यहाँ पे और कुछ बचेगा। जो बचेगा वो यहाँ पर है ऑप्शन में, देख लीजिए 2 यहाँ पर शुरू में ही है, बाकी कहीं पर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या दिया है, जिसान जो है इतने किलोमीटर इतने के स्पीड से, ये सब दिया गया है ना। 3 अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से वो तय करता है। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकालिए। देखिए सबको जोड़िए, तीनों डिस्टेंस को, 4, 1 5, 5 और 8 13, 13 का मतलब यहाँ पर 3 बचा, 1 तो 6 1 7, 7 4 11, 11 4 15, ये हो गया 53। ठीक है, मतलब 1 बचा। फिर 3 1 4, 4 8, 8 6 14, मतलब यहाँ पे आ जाएगा टोटल डिस्टेंस 14 से 53 डिवाइड बाई हमें टोटल टाइम लिखना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहला डिस्टेंस ये डिवाइड बाई स्पीड, ये 364 डिवाइड बाई 91, जस्ट 4 गुना हो रहा है इसका। देखिए 9 चौके 36, 4 1 कम 4, मतलब 91 का 4 गुना है ये, तो कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड करेंगे तो। फिर इसके बाद डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखिए 6 7 42, हाँ ठीक है 7 बार में चला जाएगा। 63 का 7 गुना 441 होगा, मतलब यहाँ 7 होगा टाइम। यहाँ देखिए 648 डिवाइड बाई 81, मतलब 8 गुना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 8। हमने टोटल टाइम लिख दिया नीचे। अब क्या करना है, जोड़ घटाव कर लीजिए, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1453 और डिवाइड बाई यहाँ पर 8 7 15 4, यहाँ पर 1900 हो जाएगा। ठीक है, अब सीधे सीधे यहाँ पर आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 19 सत्ते, है ना, 19 8 करेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा। 19 सत्ते कितना हो जाएगा, 133, है ना। तो 145 में अगर 133 घटाएंगे तो 12 बचेगा, और 12 जब बचेगा तो 12 बचेगा तो 3, मतलब 123 हो जाएगा। 123, तो अब यहाँ पर 7 बार तो नहीं जाएगा क्योंकि 133 चाहिए, 6 बार जाएगा, यानी 76 पॉइंट समथिंग आएगा। 76 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर सी में है, ये करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक बेलनाकार छड़ का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। छड़ की लंबाई दी गई है, तो छड़ का बाहरी त्रिज्या क्या होगा यहाँ पे, है ना, मतलब सीधे सीधे आपको रेडियस ही निकालना है ना। तो निकाल लीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 रखना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आने वाला है, तो निकालिए। यहाँ पे देखते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बताइए ज़रा। तो ये होता है
2πr इंटू एच, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA जिसको हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, कितना होता है 2πr इंटू एच, ये गिवन है आपको, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7500 सेंटीमीटर में है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 22/12 के साथ, है ना, इंटू रेडियस, रेडियस आपको नहीं पता है ना, तो ठीक है, रेडियस नहीं पता है तो रेडियस ही तो निकालना है, और ये है आपका 87 सेंटीमीटर, ठीक है। काटा पीटी बस आपको करना है, क्योंकि ये 87 यहाँ पर दिक्कत देगा, ये 87 कटेगा नहीं जल्दी, है ना, 87 जो है कटेगा नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सारी चीज़ें करनी है। चलिए पहले 4 से इसको काट लेते हैं, क्योंकि ये 4 से कटेगा, तो इधर जब 4 से काटेंगे तो ये 2 ये कट गया और 2 इसमें से और काट लीजिए, ये हो जाएगा, 4 से इसको काट लीजिए। अच्छा, इसका आधा करेंगे, 7500 का आधा तो कितना हो जाएगा, 7500 का आधा अगर देखा जाए तो 7400 कितना हो जाएगा, 3700, 3700 और 500 का आधा तो 3700 और 250, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 250, कहाँ 250 नहीं, मतलब 100 ही बचा है ना, तो 50, ठीक है, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3750 हो जाएगा ये, ठीक है, 3750। अच्छा, 3750 का फिर आधा करना है, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं टोटल, तो 3750 का यहाँ पर फिर आधा कर लीजिए, डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। अच्छा, 7 उधर चला जाएगा, है ना, और 11 इंटू 87 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 87 और यहाँ पर 11। अच्छा, ये 11 से कटेगा भी नहीं, है ना, कटेगा नहीं तो फिर दिक्कत है भाई, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 से तो कट सकता है, 3 से बिल्कुल कट सकता है ना, 3 से ये कट जाएगा, 3 से इसको काटिए, 3 एक कम 3 और 25 3 75, मतलब 1250, और 3 से इसको काटेंगे तो 29 3 87, ये 29 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये 29 आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड ही कर लेते हैं, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1250 का आधा आ जाएगा 625, है ना, ये 625 आ गया, 625 का 7 गुना कर लीजिए, इसमें 625 और कर लेंगे, तो 625 का 7 गुना, 7 पंजे यहाँ पर 35। देखिए इसमें डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते, क्योंकि दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है, मतलब ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है ना, एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं है ये, तो गुणा करिए, कितना हो जाएगा 6 सत्ते 4200, है ना, और 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175, ठीक है, तो 25 सत्ते 175 और 4200 और 175 मतलब 4375 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 4375, है ना, पॉइंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है, 4375 और डिवाइड बाई नीचे कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 9, 9 2 11 और 2 1 3, 319। अब इसको हमें डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा, पहले तो एक बार जाएगा, मतलब 1 हो गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 437 में से 319 अगर घटाएंगे तो 17 में से 9 गया तो ये हो गया 8, फिर यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, और यहाँ से आ जाएगा 5, तो 1185 हो गया। 319 का पहाड़ा पढ़िए 1185 कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 3 बार जाएगा, है ना, तो 319 गुना 3 मतलब 13 दशमलव कुछ आएगा। अच्छा, अभी भी है 2 ऑप्शन में यहाँ पर, तो ये तो और ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 319 का अगर 3 गुना करेंगे तो 919 3 57 957 आ जाएगा, तो इसमें से आप क्या करिए कि 957 को घटा लीजिए, है ना, ये आपका कितना है 1185 है, ठीक है, हाँ मतलब हाँ ठीक है, और इसमें से 957 को हम लोग घटा लेंगे, ठीक है। 15 में से 7 गया, ये हो गया 8, फिर यहाँ पे आपका 7 में से 5 गया, आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा। अब 300 है, ये कितनी बार जाएगा यहाँ पर 3 सत्ते 21 और 19 सत्ते कितना हो जाएगा 133, ठीक है, तो 21 और 133, 21 और 133 2233, ये 2280, हाँ 7 बार चला जाएगा, ठीक है, तो ये 7 आएगा, मतलब 13.7, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 9 बार तो जाएगा नहीं, वैसे भी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ट्रिग्नोमेट्री का है, बहुत बढ़िया सा सवाल। ये दिया है 1 + cot स्क्वायर थीटा, है ना, 1 + cot स्क्वायर ए। 1 + cot स्क्वायर ए जो होता है वो cosec स्क्वायर ए होता है। पहले इसको देखिए, 1/sec स्क्वायर ए, 1/sec स्क्वायर ए ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ए, क्योंकि sec का जो उल्टा होता है मतलब रेसिप्रोकल वो cos होता है, तो 1/sec यानी cos होगा, तो स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर हम लोग लगा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ए
प्लस यहाँ देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है यहाँ पे। तो बस ये तो ओरली बन जाता है यहाँ पे, है ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर, आइडेंटिटी है एक, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के। तो 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, है ना। आगे चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये है ज्योमेट्री का, ठीक। त्रिभुज ABC में डी जो है वो BD AC पर परपेंडिकुलर है ना। AC पर यहाँ पर परपेंडिकुलर है ये BD जो है। फिर इसमें बोला जा रहा है कि आपका DBC 55 है और ये सारी चीज़ें दी गई हैं, और BC पर एक बिंदु E इस प्रकार है कि ये इतना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले एक ट्रायंगल यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, है ना। तो एक ट्रायंगल बनाओ भैया, यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर इस तरीके से ये हो जाएगा, किसी भी तरीके से आप यहाँ पे बना लीजिए, है ना। ये इस तरीके से ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। अब कह रहा है कि BD जो है वो AC पर परपेंडिकुलर है, इसको आप A मान लीजिए, इसको आप AC पर है ना तो C मान लीजिए, है ना, ये C हो जाएगा। और बचाइए तो ये हो जाएगा B। तो B से लेकर D तक हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच देंगे इस तरीके से, है ना। तो ये हो जाएगा आपका D पॉइंट, ये हो गया। अब क्या बोला गया कि DBC 55 है, DBC मतलब ये 55 है ना, ये आपका 55 है। फिर बोला गया कि BC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि CAE, अच्छा BC पर भी एक पॉइंट है कहीं पर, ये वाला पॉइंट है मान लीजिए, है ना। तो फिर इसको मिलाना पड़ेगा, इस तरीके से मिला दीजिए। और बोला गया यहाँ पे कि ये पॉइंट E है भाई, और CAE ये आपका 56 है, मतलब ये एंगल आपका 56 डिग्री के बराबर है, ठीक। क्या निकालना है, AEB निकालना है। तो AEB यानी ये एंगल हमें यहाँ पर चाहिए। बड़ा सिंपल सा है, इसको लगाना चाहें तो आप आराम से एक बार डायग्राम बन जाएगा तो लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ पाए, है ना। अब देखिए इसको लगाएंगे कैसे। यहाँ पे आप बड़े गौर से देखिए कि ये तो भाई 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। जब ये 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल मिलाकर आपके कितने होने चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि ये त्रिभुज बन गया ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाकर। तो 56 और 90, 9 5 14 146 हो गया। 146 में हम ऐसा का जोड़ें यहाँ पे कि आपका 180 हो जाए 34, ठीक है। कितना जोड़ देंगे, 34। तो ये जो एंगल है 34 हो गया। अच्छा, जब ये 34 है तो ये भी 34 होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये भी आपका 34 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी तीनों ट्रायंगल का सम, इंटरनल एंगल का सम 180। तो 34 प्लस 55 यानी कि हो गया 89। 89 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि यहाँ पे 180 बन जाए। 89 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 180 बन जाए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 180 में से आप सीधे 89 को माइनस कर लीजिए। अच्छा, 180 में अगर 80 घटाते तो 100 पे पहुँचाते, 9 और घटा दीजिए, तो मतलब यहाँ पे 91 हो जाएगा। 91 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एक बार डायग्राम बन गया तो फिर आप सवाल को बड़े आसानी से लगा पाएंगे। आगे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ बताए दे रहे हैं, इसको देखकर कंफ्यूज मत होइएगा कि शिफ्ट 1 का है। अभी जो सारे सवाल करवाए जा रहे हैं शिफ्ट 3 के ही हैं, है ना। शिफ्ट 3 के ही सवाल, शिफ्ट 1 के करवा चुके हैं ऑलरेडी, शिफ्ट 2 के भी करवा चुके हैं, ये शिफ्ट 3 के सवाल हैं। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। फिर इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 9 पुरुष किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएँ इसे मतलब वही उतना ही काम कितने दिन में, 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर एक पुरुष m दिनों में काम करता है ना, सॉरी, एक पुरुष एक दिन में m काम करता है, ठीक है। तो 9 पुरुष कितने काम करेंगे यहाँ पर, 9m, और टोटल कितने दिन लगा रहे हैं यहाँ पे, 16 दिन लगा रहे हैं, है ना, ये 16 दिन लगा रहे हैं। तो ये हो गया आपका इतना टोटल काम। इतना ही काम यहाँ पे 5 महिलाएं यानी कि 5f कितने दिन में पूरा कर रही हैं, 18 दिन में। तो यहाँ पर हो जाएगा 18। मेल और फीमेल का रेशियो निकाल लीजिए पहले। देखिए काटेंगे अगर तो 9 से ये 2 बार में कट जाएगा, है ना, और 2 से ये आपका 8 बार में कट जाएगा। तो इधर मेल है और इधर आ जाएगा फीमेल। तो फीमेल यहाँ पे बचा क्या है, 5, और ये 8 नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8, है ना।
इसी तरीके से कुछ होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो 9 दूना 18, 2 अट्ठे 16, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब इसमें बोला गया कि 2 महिलाएं एवं 4 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। एक मेल की इफिशियंसी यानी पुरुष की इफिशियंसी 5 है, एक फीमेल की इफिशियंसी यहाँ पर 8 है। टोटल काम कितना हो रहा था, या तो इधर से ले लीजिए या फिर इधर से ले लीजिए, कहीं से भी ले सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। पहले टोटल काम निकालेंगे हम लोग। देखिए टोटल काम क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9 इंटू एम, और एम की वैल्यू है कितनी, 5 इंटू यहाँ पे 16, ये टोटल वर्क हुआ। अब इस टोटल वर्क को कौन कौन कर रहा है, 2 महिलाएं यानी कि 2F, F की वैल्यू कितनी है 8, और प्लस यहाँ पे एवं लगा है ना तो प्लस लगाना पड़ेगा, 4 पुरुष यानी कि 4 यहाँ पे मेल का एक मेल 5 की एफिशिएंसी है ना। बस इसको काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 16 और 20 36 है ना, तो बस कट गया ये आपका, मतलब 20 आ जाएगा सीधे सीधे। 9 इंटू 5 इंटू यहाँ पर 16 और डिवाइड बाई 16 और 20, ये आपका 36 हो जाएगा। 9 से ये 4 बार में कटेगा, 4 से ये 4 बार में कटेगा, तो 4 पंचे यहाँ पर सीधा सीधा 20। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है इस टाइप के सवालों को लगाने का। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अब ये जो सवाल है दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं तभी आप लगा पाएंगे। अमन और पवन ने मिलकर एक व्यवसाय में टोटल 62,800 रुपये इन्वेस्ट किया। वर्ष के अंत में 16,600 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ, है ना, 11,600 का। पवन का हिस्सा इतना है, उनके निवेशों का अंतर कितना होगा, यानी कि जो इन्वेस्ट किया है उसमें कितने का डिफरेंस होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए कि टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है, 11,600 का, जिसमें से यहाँ पर एक पवन है और दूसरा है अमन। ये बताइए पवन का हिस्सा कितना, 2,900 रुपये, ठीक है। देखते जाइएगा बस। टोटल कितना था, 11,600। 11,600 में 2,900 अगर घटा देंगे, पवन का हिस्सा निकाल देंगे, तो बचेगा कितना, यहाँ पे अमन का लाभ मिल जाएगा। अमन का लाभ कितना होगा, यहाँ पे देख लीजिए, 2 जीरो, और 116 में से अगर 29 घटा दें तो यहाँ पर तो पहले 2 जीरो आएंगे। 116 में से 29 घटाइए, कितना होगा, यहाँ पे 6 में से 9 गया, मतलब 16 में से 9 गया, 9 7 16, 7 आ जाएगा। यहाँ बचा 10, 10 में से 2 गया आपका 8, 8700 आ जाएगा, है ना। अब इनका ले लीजिए रेशियो, क्योंकि ये प्रॉफिट का रेशियो आएगा, ठीक है। इसका प्रॉफिट इतना, इसका प्रॉफिट इतना, दोनों का रेशियो लेंगे तो ये 2 जीरो 29 3 87 होता है, मतलब 1 और 3 के रेशियो में आ गया। अब एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि जिस रेशियो में प्रॉफिट होता है, या फिर ऐसे आप कहिए कि जिस रेशियो में कोई इन्वेस्ट कर रहा होता है उसी रेशियो में उसको प्रॉफिट भी मिलता है। प्रॉफिट इस रेशियो में मिल रहा है, मतलब उन्होंने इन्वेस्ट भी इसी रेशियो में किया होगा, है ना, इन्वेस्ट भी इसी रेशियो में किया होगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है कितना, 4 यूनिट, जबकि यहाँ टोटल कितना है टोटल, यहाँ पे आपका 62,800 है, ठीक है। तो 62,800 जो है ये टोटल की वैल्यू, और टोटल है कितना, यहाँ पे 4 है, ठीक है। ये हो गया। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे उल्टा हो गया ना। यहाँ पे ये जो 62,800 है, 62,800 ये किसकी वैल्यू है, टोटल की वैल्यू है। टोटल कितना यूनिट, 3 1 4 यूनिट। हमें चाहिए क्या, हमें अंतर चाहिए, इन्वेस्टमेंट का अंतर। 3 में से 1 घटाएंगे, 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 2 से ये 2 बार में कटेगा, 62,800 का आधा यानी कि 31,400। 31,400 बढ़िया सवाल था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। वीडियो लाइक कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो तुरंत लाइक करते चलिएगा। अगला सवाल देखते हैं। 8 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 11 वर्ष अधिक है। कितने साल बाद उनकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। 8 साल पहले मान लीजिए कि पिता की आयु x है और पुत्र की आयु यहाँ पर y है, प्रेजेंट वाला, ठीक है। 8 साल पहले यानी x - 8, पिता की आयु 8 साल पहले, पुत्र की आयु के 2 गुने से 11 वर्ष अधिक है। पुत्र की आयु 8 साल पहले क्या होगी, y - 8, इसके डबल से कितना अधिक है, 11 साल अधिक है, ठीक है। इक्वेशन बस आपको बनाना आना चाहिए। देखिए ये हो जाएगा x, 2y इधर आएगा तो -2y बराबर इधर कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, माइनस का 16 प्लस का 11, माइनस का 5 प्लस 8 उधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 भाई, 8 - 5 यानी कि 3 हो गया, ठीक है। चलिए तो x - 2y की वैल्यू 3। अब कह रहा है कितने साल बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितने साल बाद उसके
आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि n वर्ष बाद या फिर a वर्ष बाद जो है पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की दोगुनी हो जा रही है, ठीक है। तो अभी पिता की आयु कितनी है, x है ना। n वर्ष बाद अगर बात करें तो x + n होगा। ये n वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, y + n हो जाएगी, और पुत्र की आयु का कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखते जाइएगा कैसे कर रहे हैं। ये 2y होगा तो इधर है x, ये 2y इधर आएगा तो -2y हो जाएगा, है ना, = यहाँ देखिए ये 2n हो जाएगा, है ना, 2n, और ये +n उधर जाएगा तो -n हो जाएगा। मतलब ये हो गया आपका यहाँ पे n के बराबर, है ना। कितना हो जाएगा, ये n के बराबर हो जाएगा। अब बड़े गौर से देखिए x - 2y दोनों जगह है, मतलब ये राइट साइड वाले इक्वल होंगे तो n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। यानी कि 3 साल बाद यहाँ पे पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। बस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहा। चलिए इस सवाल को देखिए। दो संख्याओं का HCF और LCM आपको दिया गया है 13 और 1170। इनमें से एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या क्या होगी। कॉन्सेप्ट जानते हैं ना, दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके LCM HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक संख्या तो हमारे पास यहाँ पे 130 है, दूसरी संख्या हम लोग x मान लेते हैं, y मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, है ना। दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके LCM HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा यहाँ पे। मतलब 13 LCM है, HCF है, और यहाँ पे 1170 HCF हो जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे ये तो कट गया यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा 10 बार में और 10 से वो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे 117 आ गई, है ना। 117 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहा। रेशियो का बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य आपको दिया गया है, औसत यहाँ पे दिया गया है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात ये है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य निकालिए। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पहले आप इनका औसत ले लीजिए। 3 और 5 8, 8 और 7 यहाँ पे 15, तो 15 डिवाइड बाई कितना, 3, क्योंकि 3 संख्याएं हैं यहाँ पे, 3 फर्नीचर हैं, डिवाइड बाई 3। ये आ गया आपका औसत, और औसत दिया कितना है यहाँ पे 16,035 के बराबर, है ना। ये हो गया। अच्छा, हमें पूछा क्या है, तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य क्या होगा। सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य कितना होगा, 3 यूनिट, क्योंकि 3 यूनिट ही है यहाँ पे। 5 की वैल्यू, क्योंकि ये कटेगा तो 5 आएगा, 5 की वैल्यू ये है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, डिवाइड बाई 5, है ना। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 3 की वैल्यू चाहिए। अच्छा, 3 की वैल्यू अगर चाहिए तो क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, डिजिटल सम, या फिर नहीं, डिजिटल सम नहीं लगा सकते, है ना। 5 3 15 यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, क्योंकि जब इसको काटेंगे तो एक सेकंड चलिए काट ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसा आप समझिए, नहीं 5 3 15 5 ही आएगा, तो हर एक कंडीशन में 5 आ रहा है, नहीं हो पाएगा, काट नहीं पड़ेगा। 5 3 15 बचा 1 तो 10, मतलब कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है। 5 दूना 10, फिर यहाँ पे 0, 5 7 35, इतना हो गया। तो मतलब लास्ट में 21 आएगा आपका, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऐसा सवाल पिछले 2 शिफ्ट में हम आपको करवा भी चुके हैं। अच्छा सवाल होता है ये। किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर अमन को 24% का लॉस हो जाता है। यदि वह इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 81% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। वास्तविक विक्रय मूल्य के बोला है, वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर, मतलब यहाँ पे ये जो है ये आपका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। लेकिन वो बेच अभी कितने से रहा है, 2 पर बेच रहा है, ठीक है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस उसकी 5 है, लेकिन अभी वो बेच रहा है 2 से, तो यहाँ पर उसको 24% की हानि हो जाती है। CPSP का रेशियो देखिए, सेलिंग प्राइस यहाँ पे बदलता रहेगा। देखिए 24% का हानि का मतलब क्या हुआ कि 100 का सामान 24 के लॉस पर, यानी कि 76 रुपये में बेचा होगा, है ना। ये तब का है जब यहाँ पर ये 2/5 पर बेच रहा है ना। तो ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पर 2 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 5 उसका ओरिजिनल वाला था, अभी वो 2 से बेच रहा है। मतलब ये 76 किसकी वैल्यू है, 2 की वैल्यू है, ठीक है। ये जो 76 है वो 2 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 76/2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया भाई। ऐसे देखिए ना कि ये 76 है, 2 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू 76/2। हमें यहाँ पे निकाल लेना है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है, 5 है यहाँ पे, तो 5 की वैल्यू निकाल लीजिए। 38 दूना 76, है ना, और 38 गुणे 5 कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो 38 का था 190, ठीक है। 38 गुणे 5 कितना होगा, 190 हो जाएगा, है ना। अब इसको इतना जल्दी कैसे कर लिए, देखिए 38 × 5 करना है आपको। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे
इसको कर देते हैं आधा और इसको कर देते हैं डबल, तो ये 10 बन जाएगा, ये आधा हो जाएगा, तो 19 × 10 मतलब 190 हो जाएगा। कहने का मतलब वही है, हमने बस इसको तोड़ा, 190 आ गया, ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हो गया, इतने यूनिट, है ना। अब कह रहा है कि उसको उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के इतने पर बेचा जा रहा है। वास्तविक विक्रय मूल्य ये रहा, 190 रहा। अब कितने पे बेच रहा है वो, 81% पे, तो 81 डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 100, 0 से 0 कटेगा, है ना। फिर यहाँ पर देखिए 19 के 81 से अगर हम लोग गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 19 से कम 19, ठीक है, 19 से कम यहाँ पर हो जाएगा 19, और 19 अट्ठे 152, ठीक है, 19 अट्ठे 152, और ये हो जाएगा 153, है ना, 153 हो जाएगा, डिवाइड में 10 है तो ये होगा, है ना। मतलब अब वो बेच रहा है 153.9 रुपये में। तो ये बताइए 100 रुपये का सामान था, अब वो बेच रहा है 153.9 में, कितने की प्रॉफिट हो रही है, यहाँ पर 53.9 की प्रॉफिट हो रही है ना। चूँकि ये 100 पर है इसलिए परसेंटेज में होगा, है ना, क्योंकि 100 के सीपी पर है तो इसलिए जितने का प्रॉफिट हो रहा है वही आपका परसेंटेज में हो जाएगा। अगर ये 100 नहीं रहता तो फिर निकालते उसको परसेंटेज में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति विशाखापट्टनम से नागपुर 20 kmph की चाल से जाता है, उसी मार्ग से वापस भी आता है 30 के स्पीड से। एवरेज निकालना है, डिस्टेंस कांस्टेंट है क्योंकि जितना गया उतना ही आया है, तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो स्पीड निकालने के लिए एवरेज वाला ये होता है 2xy/x + y, है ना, ये हो जाता है, रख दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे 2 × x, x का मतलब 20 मल्टीप्लाई यहाँ पे 30 और डिवाइड बाई 30 और 20 50 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 50 आपका। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये 6 बार में, तो 6 चौके 24 आएगा, है ना, तो यहाँ पर 24 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। 1000 अंकित मूल्य मार्क प्राइस दिया गया है आपको, वस्तु पर 32% की एकल सिंगल छूट तथा उसी वस्तु पर 20% और 12% की दो सक्सेसिव। इन दोनों सक्सेसिव का पहले सिंगल निकालिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 और 12। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला a + b - ab/100, इन दोनों को जोड़िए, 12 और 20 यहाँ पर 32, है ना, माइनस ab/100, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 240 डिवाइड बाई 100, 240 डिवाइड बाई 100 करेंगे 2.40 आ जाएगा, घटा लीजिए तो 100 में से 40 गया तो ये हो जाएगा 60 और 31 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 29, मतलब 29.6% ये आएगा, है ना, सिंगल डिस्काउंट। और एक डिस्काउंट यहाँ पर भी है उसी पे, मतलब 32% का, है ना। इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस पूछा गया है, अंतर पूछा गया है, तो बताइए कितने का डिफरेंस है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो ये 100 में से 60 गया तो 40, है ना, और फिर इसके बाद यहाँ पे आपका 31 बचा, तो 31 में से अगर 29 घटा दें तो 2 बचेगा। ए भाई ये तो, अच्छा एक सेकंड, हाँ ठीक है वही चीज़ हुआ, मतलब इतना करने की ज़रूरत आपको नहीं थी यहाँ पे। तो एक डिस्काउंट ये हो गया ना, और एक डिस्काउंट हमारे पास कितना है यहाँ पे 32 है, ये इन दोनों को अगर डिफरेंस ले लें तो 32 से 32 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यानी कि 2.4% का यहाँ पे डिफरेंस आएगा। 2.4 का मतलब ये हो जाएगा क्योंकि 1000 पे है ये, है ना, तो 1000 का 2.4% निकालिए, कितना आएगा, वही चीज़ आएगा। भाई देखिए ना 2.4% का मतलब डिवाइड बाई 100, और पॉइंट हटाएंगे अगर यहाँ से ऐसे तो एक 0 और लगेगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर किसका 1000 का, ये वाला 1000, तो 1000 से 1000 कट गया, 24 आ गया, है ना। तो डी सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। मेंसुरेशन का है, थोड़ा लॉजिकल सवाल है, रेशियो भी यूज हुआ है। किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले के आयतन और नए गोले के आयतन में अनुपात कितना होगा। चलिए यहाँ पे गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr3, है ना, 4/3 πr3 ये होता है, ये ओरिजिनल वाला है। अब हमें इसको बदलना है, नया निकालना है, तो नया क्या होगा 4/3 पाई, और रेडियस को क्या किया गया है आधा किया गया है ना, तो यहाँ पे आधा कर देंगे यानी कि r/2 हो जाएगा, और r/2 का यहाँ पे क्यूब, क्योंकि रेडियस का क्यूब होता है। काट लीजिए, ये सब तो कट जाएंगे, है ना, इधर r3 इधर भी r3, और ये 2 का क्यूब 8 होगा, मतलब डिवाइड बाई 8 होगा, तो डिवाइड बाई 8 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 8 आ गया और यहाँ 1 आ जाएगा, तो 8 और 1 का रेशियो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहा। चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,250 रुपये, इसमें से 2 क्रमिक वर्ष में 25% और 60% की वृद्धि होती है, तीसरे साल 57% की कमी हो जाती है, तीसरे वर्ष के अंत में कितना होगा। ठीक है, रेशियो से भी लगाया जा सकता है और यहाँ पे लगाया जा सकता है सक्सेसिव से। क्या होगा यहाँ पे देखते जाइएगा, 15,250, ठीक है, ये है,
पहले साल 25% बढ़ा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, मतलब 4 पर 1 बढ़ेगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4 मल्टीप्लाई। दूसरे साल 60% की वृद्धि 3/5 होता है। 60% का मतलब कितना 3/5 है यहाँ पे। 5 पर 3 बढ़ेगा तो 8 हो जाएगी वैल्यू, मतलब 8/5 मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पे 57% की कमी हो जाती है। अच्छा 57% का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 में से 57 कम कर दीजिए। 100 में से 57 कम करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा 43, ठीक है 43 कहाँ, एक सेकंड, 60, हाँ 43 ठीक है, ये 43, तो 43 बचेगा 100 में से, है ना, क्योंकि कमी की जा रही है अब की बार। बस हो गया, इसको काटा पीटी करके आप आंसर निकाल लीजिए। देखिए ये तो कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, है ना, ये 2 बार में कट जाएगा, ये आपका यहाँ से कट जाएगा और 2 से ये 5 बार में कट जाएगा। 5 से इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, फिर यूनिट डिजिट निकाल लीजिए। 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 तियाँ 15, 5 पचम 25, कट गया। 5 तियाँ 15 मतलब इकाई अंक 5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सभी लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। टोटल आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 में से हमने इतने ही क्वेश्चन उठाए थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, बाकी के सवाल आसान थे इसलिए हमने उनको स्किप कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट पे, तब तक के लिए जय हिंद।